आपके जो ऑपरेशन ऑपरेशन मीन्स कि आपके डे टू डे आपने एम्प्लॉइज को वेजेस भी पे करनी होंगी, आपने एम्प्लॉइज को इस तरह आपने फ्यूल्स हम्म। वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्स वाई जी हम्म। नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आपके पास हो रहे होते हैं जो कि आपने डे टू डे मैनेज करने होते हैं। ठीक है। जी ठीक अगर है। आपका प्रॉफिट प्रॉफिट तो मिलियंस में शो हो रहा है लेकिन कैश नहीं होगा तो आप डेफिनेटली आपकी आपको सरवाइव करना मुश्किल और टफ और मुश्किल हो जाएगा बिजनेस के लिए इन लॉन्ग रन। ठीक है। ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो वो 1 और 2 मंथ कैन बी मैनेज ड्यू टू डिले इन देयर आउटफ्लो। ठीक है, वो डिले कर सकता है अपने आउटफ्लो को, वो शॉर्ट टर्म के लिए हम्म। बार्गेनिंग कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है, नेगोशिएशन के जरिए जो उनके आउटफ्लो हैं उनको एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लॉन्ग रन में विदाउट कैश फ्लो चलें। ठीक है। ठीक है। इसी तरह कैश फ्लो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपकी लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी मींस कि आपने आपने जैसे अभी मैंने बात की है कि आपने अपने वेंडर्स को पेमेंट्स करनी होती है, वो एक टाइम पीरियड हम्म। फ्रेम तो दे सकते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कहेंगे कि आपने हमसे जो भी मटेरियल बाय किया तो आप आफ्टर 1 ईयर दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है। और इसी तरह आपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी होती हैं और आपने काफी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डे टू डे आपको मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने डिसीजन लेने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के, ठीक है, या बिजनेस के ऑपरेशंस के, तो आपके पास कैश हो, ठीक है। आप अपने बिजनेस के लॉन्ग टर्म या लॉन्ग फ्यूचर्स को देख के आपने डिसीजन ले रहे होंगे। ठीक है। इसी ठीक है। तरह आपके विदाउट कैश के आपके लिए सर्वाइवल, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि विदाउट कैश सर्वाइवल इज डिफिकल्ट। ठीक है। किसी भी डिफिकल्ट। के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, बल्कि डिफिकल्ट क्या आपने इन लॉन्ग रन में तो इम्पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं डिफिकल्ट है, कैन बी मैनेज इन शॉर्ट रन 1 और 2 मंथ 3 मंथ, बट इन लॉन्ग रन इम्पॉसिबल, विदाउट कैश आप नहीं चल सकते। ठीक है। और इसी तरह जब बजटिंग की बात करते हैं तो सर विदाउट कैश में क्या होता है, मतलब जो हम चीजों को चीजों से एक्सचेंज कर लेते हैं उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता? विदाउट कैश देखें, हम तो जब कैश की बात, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश मीन नॉट अ कैश हम्म। फॉर्म ऑफ डॉलर्स या नोट्स, नॉट इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स और नोट्स। कैश मींस कि ऐसे एसेट्स जो कि शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश में चेंज हो जाए। हम्म। उसको भी कैश ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको भी कैश में ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। आपके पास गोल्ड है, आपके पास और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, शेयर है, जिसको आप शॉर्ट टर्म में जी। कर सकते हो या और पॉसिबल। विदाउट कैश मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि वो 2 मंथ भी हम पे विदाउट कैश के बगैर, तो 2 मंथ भी बहुत ज्यादा होंगे ना? Exactly, but you can, it's depend upon your negotiation power. Okay. ठीक है। How you can communicate and how you can convince with your vendors and other your stakeholders. It depend upon your ठीक है। definitely it's a difficult, but depend upon your communication and your skills. Okay. How you take a long period from your your suppliers and other your connected parties. ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास आपकी कैश फ्लो, आप कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होती है तो जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनमें मेजरली जो प्राइमरी स्टेक होल्डर होता है जो कि आपके पास इन्वेस्टर आ जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट करते हैं और बेहतर होता है आप पे एज कम्पेयर टू ऐसा बिजनेस जिसके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और दूसरी लाइबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उनके जो कैश फ्लो हो वो लिमिटेड हो या फिर रिस्ट्रिक्टेड बहुत, या बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं कि उनके जो डे टू डे ऑपरेशन है उनके लिए बेनिफिट ना हो, तो वहां पे क्यों इन्वेस्ट करें। ठीक है सर। रिस्क नजर आ रहा होगा कि हम किसी ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं जो कि अपने ऑपरेशंस को या डे टू डे फंक्शंस को फंडिंग नहीं कर सकता, तो हाउ दे कैन रन फॉर लॉन्ग टर्म। हम अपनी अमाउंट क्यों ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें रिस्क हम्म। है। तो अब अब ये तमाम तर बेनिफिट्स है, जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो ये तमाम तर बेनिफिट्स आपके सामने आ रहे थे, रिलेटेड रिस्क भी हमने कवर डिस्कस किया। ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जब कैश की बात करेंगे तो कैश का मतलब ये नहीं है कि जो डॉलर्स की फॉर्म में या नोट्स की फॉर्म में आपके पास पड़े हों, बल्कि वो कैश ये भी हो सकता है कि आपके बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है, वो ये भी हो सकता है कि आपकी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कितने हैं। ठीक है। तो इट्स नॉट ठीक है। बस आपके जो बिजनेस की जो इन हैंड जो कैश पड़ा हुआ है, इट्स नॉट मीन इन हैंड कैश जो कि आप काउंट कर सकते हैं, इट्स मीन जो भी आपकी कैश बैंक जितने भी आप बैंक के
ABL, UBL, एलाइड, जितने भी बैंक हैं आपके, वो सारे के सारे के आपके पास कैश है। इसी तरह आपके पास जो डिमांड ऑन डिपॉजिट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स वगैरह ETC, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फंड होते हैं। तो आप कहते हैं चलिए एक्स्ट्रा फंड है तो हम 3 मंथ के लिए कहीं ना कहीं किसी बैंक को लोन दे देते हैं, किसी किसी बिजनेस को लोन दे देते हैं, गवर्नमेंट के पास एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा जी। देते हैं, इस पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आप शॉर्ट टर्म की ठीक है, डिपॉजिट को भी आप कैश ही कंसिडर करेंगे। समझ आ गई बात? आगे। इसी तरह कोई इस तरह की आपके पास इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है जो कि इन ट्रेंडिंग है, और आपको लगता है कि मतलब लॉन्गली मोस्टली आपकी इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म ही एसेट होता है, इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, वो भी आपके पास शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैश इज नॉट फॉर्म ऑफ नोट्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जिस भी चीज जिस भी चीज को आप कंसिडर करेंगे कि ये कैश है कि नहीं है, आप देखेंगे कि क्या ये हाईली लिक्विड है, जैसे कि रिसीवर्स, यानी आप जब डिमांड करेंगे, जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो आप कहेंगे जी मेरे अमाउंट्स आपके पास हैं, जो कि मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो चुका था, मेरी अमाउंट्स क्या करें आप, रिटर्न करें। और रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करें। नॉर्मली हम जो कैश कंसिडर करते हैं किसी भी चीज को, जो हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स में आता है, हम कहते हैं कि ऐसी चीज जो कोई शॉर्ट टर्म में, मतलब कोई स्पेसिफिक पीरियड डिफाइन नहीं हुआ हुआ है कि कितने टाइम में ठीक है। कन्वर्ट होना चाहिए, कितने टाइम में बस कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। अब वो शॉर्ट टर्म कितना हो सकते हैं, मे भी कि मैं उसको डिफरेंट बताऊं, दूसरा टीचर डिफरेंट बताए, लेकिन नॉर्मली एक ऐसा पीरियड जो कि हम कहते हैं कि 3 मंथ टू 1 ईयर, लेकिन हम कहते हैं कि मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ, या मिनिमम मिनिमम 3 मंथ, जो कि आप कह सकते हैं, सॉरी, मैक्सिमम 3 मंथ। मेरी एज एज आई डिफाइन कि एक ऐसा एसेट जो कि लिक्विड जिसकी लिक्विड, जो कि लिक्विड हो, तो अगर मैं कंसिडर करूं तो मेरे लिए वो 3 मंथ है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं और आपके बिजनेस की नेचर ऐसी है तो आपके लिए में भी कि 4 मंथ हो, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा एसेट जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 12 मंथ सीट कर रही हो, तो वो शॉर्ट टर्म एसेट नहीं हो सकता वो, और इसी तरह वो लिक्विडिटी की डिफिनेशन में फॉल नहीं कर सकता। जो लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसिड होते हैं जैसे। जी ठीक है, मैंने ऐसी कहा है कि इसलिए कहा है कि किसी भी लिक्विड एसेट होना चाहिए। अब लिक्विड एसेट की मैंने अपने, जब मैं डिफाइन करूंगा अपने बिजनेस को सामने रखते हुए, तो मैं 3 मंथ कंसिडर कर रहा हूँ। मैं भी कि ठीक मेरे है। अपोजिट की बिजनेस है वो 3.5 मंथ एंड सो ऑन 4 मंथ। लेकिन किसी भी पीरियड किसी बिजनेस का जो लिक्विडिटी की जो मेजरमेंट्स हैं वो 12 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, जो कि कैश फ्लो के रिलेटेड हमारे पास स्टैंडर्ड आता है, वो IAS 7 है। क्या नाम है इसका? IAS 7। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इंटरनेशनल ठीक अकाउंटिंग। है। ठीक है, IAS 7। ओके। जी। अच्छा, एक मिनट। ओके। IAS 7, अब हम IAS 7 ठीक की है। बात करते हैं, तो IAS 7 में नॉर्मली आप 3 तरह की एक्टिविटीज देख रहे होंगे। IAS 7 में आपके पास 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक आपके पास है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और मैं अगर आपसे पूछूं किसी बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हो सकती है, डे टू डे रूटीन के टास्क क्या हो सकते हैं, तो डेफिनेटली योर माइंड विल गेट क्लिक रिगार्डिंग द बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। जो सेल परचेजेस होती हैं डे टू डे। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं फर्दर जाके। इस तरह IAS 7 की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो इसमें जो दूसरी चीज आप दूसरी एक्टिविटीज देख रहे होंगे वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम, जो हमने इन्वेस्टमेंट की होगी उसमें से। जी डायरेक्टली। तीसरी जो हम एक्टिविटीज देख रहे होते हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये तीनों कैटेगरीज अगर आप देखें तो आप इससे पहले किसी किसी स्टेटमेंट के अंदर ये नेम जो है ना आप सुन चुके हैं, और आप इसको, इन इनकम स्टेटमेंट में हो कर भी चुके हैं ना। क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अब चेंज हुआ है, तो इस तरह से आपके पास 3 तरह के आप एक्टिविटीज या 3 तरह के फंक्शन में आप जो कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात करते हैं, तो 3 डिफरेंट हेड में आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, ठीक है। पहला हेड आपके पास है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। दूसरा आपके पास है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम और तीसरा ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 तरह के हेड्स हैं जिनमें आप वर्किंग कर रहे होंगे, और जिनकी कुछ
आपके क्वेश्चंस में सिनेरियो में कोई आपको कैलकुलेशंस दी गई होंगी, आपको वहां से डेटा उठा के वो डेटा को कैलकुलेट कर रहे होंगे और इन तीन पर्टिकुलर हेड के अंदर रख रहे होंगे इनकी लोकेशन पे। आसान है ये इनकम स्टेटमेंट में तो हमें चीजें निकालनी भी पड़ती थी ना, जैसे Exactly. डेप्रिसिएशन निकालो, रिसीवेबल निकालो, इसमें नहीं निकालना। इसमें भी फाइंड करना पड़ सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको सिनेरियो में डेटा में आपको अच्छा ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो मिनी मिक्स सिनेरियो गिवन होगा, तो उस मिक्स सिनेरियो में से आपने क्या करना होगा कि वो अगर एक्टिविटीज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, उससे रिगार्डिंग कोई कैलकुलेशन है तो आप पहले वो कैलकुलेशन कर लेंगे, और फिर उस कैलकुलेशन के बाद जो वहां से रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को जाकर के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के उस पर्टिकुलर हेड के अंदर प्लेस कर लेंगे। ठीक है। ठीक इसी है। तरह आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा, और वहां पे आपको मैं भी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाए, और आप वो कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे, और आपने शेयर इशू किए हैं तो उसके सामने बिल्कुल जाकर लिख लेंगे। इसी तरह आपने ठीक कोई है। डिविडेंड पे किया है तो आप वहां पे जाके माइनस कर लेंगे, यानी हम देखेंगे आगे जाके। अभी मैं जस्ट 3 हेड बता रहा हूँ, जब हम मजीद इसको एक्सपेंड करेंगे तीनों हेड्स को, तो वहां पे हम वन बाय वन चीजों को देख भी रहे होंगे। तो भी मैंने फॉर द टाइम बिंग आगे कुछ 3 तरह के हेड्स में हम काम कर रहे होते हैं IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। हाँ जी, यहाँ तक बातें समझ आई हैं। बिल्कुल आ गई। अच्छा, अब मैं अगर आपको इन शॉर्ट में बताऊं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपके पास होता क्या है, या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास होता क्या है, या कैश फ्लो फ्रॉम आप कह सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन शॉर्ट एंड सिंगल लाइन में आपको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप ये कह सकते हैं कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है। मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी। मजीद 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 मेन ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है। मैं ट्रेडिंग, अब एक होता है नॉन कोर, जैसे कि आप बिजनेस बिजनेस कैसेट भी सेल करते हैं ना, अब ये हम्म। मेन तो नहीं है ना, मेन जी। तो नहीं है, तो मैं कैश फ्लो फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज को मैं कह सकता हूँ कि मेन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इस तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को मैं कह सकता हूँ परचेज इन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। इन सिंपल आप कह सकते हैं परचेज इन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, या इससे रिलेटेड जो भी आपके पास है। ये इन्वेस्टिंग में होगा, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। और फाइनेंसिंग को तो मैं सिंगल लाइन में बताऊं कि ताकि आप, वैसे तो हमने बात की इस पे, और आगे आगे सर वो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें ये नहीं हो सकता जो कुछ पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए होते हैं उसके हिसाब से भी कोई एक्टिविटीज होए? नहीं। हम जब नॉन करंट नहीं। एसेट की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग, हम जब वो फाइनेंसिंग की बात कर सकते हैं, फाइनेंसिंग की जब हम बात करेंगे तो वो आपके जैसे कैपिटल वर्ड में यूज के कैपिटल, ठीक है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म में, मैं देखिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ। मेन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक परचेज है। एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फिर ठीक है। फाइनेंसिंग में जाता है कैपिटल इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है। अब आ गया समझ। इन 3 हेड्स में आप इन तीनों से रिलेटेड एक्टिविटीज को देख रहे होंगे, और आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। ये आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं ना, कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो हमारे पास दो कैश, जिस तरह यहाँ पे हमने IAS 7 की बात की, तो IAS 7 में हम कहते हैं कि हम कैश फ्लो बनाते हैं। अब कैश फ्लो जब बनाने की बात करते हैं हमारे पास 2 मेथड है, एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट होएगा। इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद आपको ये दोनों भी क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको सिंपल कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए कि इनफ्लो क्या होता है और आउटफ्लो क्या होता है। ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 1, मैं कहता हूँ आपने कस्टमर से अमाउंट रिसीव की है, तो ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। आ रहा है तो इनफ्लो है ना, हमने रिसीव किया है। ठीक है, ये अगर आपको रिसीव हो रहा है तो ये इनफ्लो है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ आपने पे टू सप्लायर, जा रहा है तो आउटफ्लो है। ठीक है। इसी तरह कमीशन रिसीव, रिसीव्ड हो रहा है तो इनफ्लो है। रेंट पेड, रेंट पेड जा रहा है तो आउटफ्लो है। टैक्स पेड। पेड सारे वो हैं ठीक है। ठीक है। अब डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस भी आउटफ्लो होएगा ना। नहीं। ठीक है। अब
क्योंकि मैंने आपको इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ एग्जांपल आपको बताई हैं, तो आपने फॉरन से क्लिक किया और डिप्रिसिएशन से रिलेटेड आपने 102 सेकंड लिए और फिर आपने आंसर दिया, जबकि डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम्स है, ना तो इनफ्लो है ना। तो सर वो एक्सपेंस में नहीं आता, कोई चीज खराब हो जाए उसको हम ठीक करेंगे। एक्सपेंस आपने अभी खुद ही कहा कि ये आता है एक्सपेंस में, किस में आता है? एक्सपेंस में आता है ना। एक्सपेंस किसका पार्ट होता है? एक्सपेंस किसका इनकम, पार्ट, इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं। इनकम स्टेटमेंट का या फिर कैश फ्लो, या फिर आप कह सकते हैं कैश फ्लो का या बैलेंस शीट का। वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। हम उसको वहां पे देखेंगे, ठीक हो ठीक है, समझ आ गया। गया? वही तो, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी माइनर उससे रिलेटेड देखिए, आपने अभी चले अभी फॉर द टाइम आपको ये बात समझ आ गई है कि कैश जो डिप्रिसिएशन है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उसका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगा, तो हम वहां पे उसको इनकम स्टेटमेंट का। कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे उसकी कुछ एडजस्टमेंट आ सकती है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। आपको मैं वन टाइम बताऊंगा, आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आपको ये बात समझ ठीक आ है। गई है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि नॉन कैश है, ठीक है, प्रोविजंस और इंक्रीज इन अलाउंसेस आपका एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस कैश की फॉर्म में नहीं होता, हम्म तो आप उसको कहाँ ट्रीट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में। जो नॉन कैश चीजें हैं वो इनकम स्टेटमेंट में है। क्लियर? समझ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, वैसे गिनवाना चाहूँ, मतलब आपको जस्ट बता गिनवाना चाहूँ, मैं कह सकता हूँ ऑपरेटिंग कस्टमर्स हमारे, उनके साथ हम डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी ऑपरेटिंग हम्म के अंदर आ सकता है। इसी तरह अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो उसमें मंथली हमें रेंट रिसीव हो सकता है। इसी तरह हम्म अगर नहीं सो कहीं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है हमारी, ठीक है, तो मंथली रेंट रिसीव हो सकता है। किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो हमें कमीशन हमारा हम एज ए सर्विसेज दे रहे सर, हैं। ये इस तरह लिखा हुआ कहीं नहीं है फॉर्मेट में कि मुझे मैं पता हो आपसे इसमें ये है। मैं आपसे कंप्लीट नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। उससे आपको एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा इसके लिए सारे का सारा समझना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप किसी के सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज पे आप क्या रिसीव करेंगे? कमीशन रिसीव करेंगे। कमीशन। तो कमीशन में भी डेली हो, में भी वीकली हो, जब जब आप सर्विसेज आप कंप्लीट करते जाएंगे कमीशन रिसीव होता जाएगा, तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक मेन एक्टिविटीज का एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है। वेजेस वगैरह पे कर रहे हैं, रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, तो हर मंथ पे करना पड़ता है। यूटिलिटीज वगैरह पे कर रहे हैं तो हर मंथ पे करना पड़ता है। सप्लायर को पे कर रहे हैं तो रेगुलर पे करना पड़ता है, ठीक है। मैं भी वीकली और मैं भी आप क्वार्टरली कह सकते हैं जो एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करूँ तो एसेट सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो आपके पार्ट बन जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। जैसे आपने मशीनरी सेल कर ली, ठीक है, और ठीक है। कोई आप इस तरह कोई लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास होंगी, जो लॉन्ग टर्म की बात हम करें, ठीक है। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ऑलरेडी आपने मैंने कहा कि शेयर इशू कर रहे हैं, तो अब बस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, तो सेकंड ये वीडियो रिकॉर्ड भी आई थिंक रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। आई थिंक मैंने स्टार्ट तो की थी, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। वो जी, आया था लिखा हुआ कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही है। तो वो आपको वो मिल जाएगी, तो इजी हो जाएगी। अब जब हम ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा आपके पास? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है। इसी तरह आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया कहीं से, ठीक है, लोन लिया। तो लॉन्ग हमने वो लॉन्ग टर्म। फाइनेंस कर रहे हैं ना बिजनेस को, ठीक है। तो वो भी आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा और आपका इनफ्लो आ जाएगा। ओके। डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, आउटफ्लो, डिविडेंड जब वो भी फाइनेंसिंग में आएगा ना, आउटफ्लो में होगा। ठीक है। इस तरह आप वो जो लोन आपने लॉन्ग टर्म लिया है उसकी पार्शियल पेमेंट्स कर रहे हैं, या फिर उसकी कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं, या फिर उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग में, और आउटफ्लो में होगा ना, पेमेंट्स हैं तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली। ठीक है। अच्छा,
मैंने इससे पहले बात कहा था कि आपको दो तरह के मेथड हमारे पास कैश फ्लो के प्रिपेयर कैश फ्लो को प्रिपेयर करने के। नंबर वन डायरेक्ट मेथड, नंबर टू इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक ही क्वेश्चन में हमें दोनों करने होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? आपको इनडायरेक्ट ही करना होगा। डायरेक्ट अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको फौरन से समझ आ जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो कैसे बनाते हैं हम। टॉप ऑफ द हेड आपने जितने जहां जहां से हम इनफ्लो मिल सकते हैं ना, डायरेक्ट मेथड हम डायरेक्ट मेथड में हम इसको कंसिडर नहीं करते कि हमें फाइनेंसिंग से आ रहा है, ऑपरेटिंग से आ रहा है या फिर इन्वेस्टिंग से आ रहे हैं। ठीक हम है। कहते हैं चले सारे के सारे इनफ्लो है तो ये टॉप इनफ्लो वन, इनफ्लो टू, इनफ्लो थ्री, इनफ्लो फाइव, सिक्स, सेवन, एट। हाँ, अपनी जहां से कैश रिसीव्ड हो रहा है, जहां जहां से भी। वो आप सारे उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं जिन्हीं ठीक आपको है। 26 में जहां जहां इनफ्लो होंगे ना तो आप उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे। हाँ, अपनी ठीक। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उनको मजीद क्लासिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे कि डायरेक्ट मेथड में हम ऐसे करते नहीं है, ठीक है। अपनी आसानी ठीक है। के लिए आप उसको इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर तमाम इनफ्लो को टॉप ऑफ द पेज अगर क्लासिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप हम ऐसा डायरेक्ट मेथड में नॉर्मली करते नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है। यानी आप पहले सबसे पहले तो तमाम तक इनफ्लो लिख लेंगे जहां जहां से ठीक। अपने आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें से लिस्ट कर लेंगे अपने आउटफ्लो। ठीक है। आप वेजेस पे कर रहे हैं, आप एसेट परचेज कर रहे हैं, आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, जो जो आउटफ्लो हैं बगैर कंसिडर किए हुए इनफ्लो लिखे माइनस के सारे आउटफ्लो आप बस डायरेक्ट मेथड से आपका नेट कैश फ्लो आ गया। ठीक है। मसला डायरेक्ट मेथड से नहीं, डायरेक्ट मेथड तो बस वो ही है, इनफ्लो पहले इकट्ठे कर लिया, फिर आउटफ्लो कर लिया, टोटल कर लिया। क्लियर। यानी इनफ्लो जितने भी हैं उनको लिख लो, उसमें से आउटफ्लो माइनस कर लो, हम बस डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो होता है। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में ठीक है। हमें कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ हमें मेथड के थ्रू, कुछ हेड्स के थ्रू जाना पड़ता ये हेड, ये वाले ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, है जी, इन्वेस्टिंग वाले हेड बनाएंगे। ठीक है। और हम इनडायरेक्ट मेथड के ही थ्रू जा रहे होंगे, ठीक है। हमारी जो कैलकुलेशन होगी। अच्छा, डायरेक्ट मेथड आप जब मैनेजमेंट में जाएंगे तो मैनेजमेंट में जब कैश फ्लो फॉर कॉस्ट आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे होंगे। कहाँ पे सर? मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट F5 हो गया आपके पास, आपका FMA हो गया, तो वहाँ पे आप जब कैश फ्लो फॉर कॉस्ट करेंगे ना, जब बजटिंग करेंगे आप, ठीक है, आप सेल ठीक बजट है। बनाएंगे, आप प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, आप यूजेज बजट बनाएंगे, इस तरह आप कैश बजट भी बनाएंगे वहाँ पे। तो जो कैश बजट आप बनाएंगे ना वहाँ पे डायरेक्ट मेथड से बना रहे हो। ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में आपको ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास तीन हेड होते हैं, कौन कौन से जी? यही होते हैं इनडायरेक्ट में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नॉन कैश होते हैं। अब नॉन कैश में कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था डिप्रिसिएशन, हम्म। इसी तरह आपको लॉस ऑन डिस्पो, आप जब पैसे को सेल करते हो ना हम्म। तो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है, लॉस ऑन। डिस्पोजल, जो लॉस होता है हमें एसेट को सेल करने में ना। अब लॉस तो आपके पास देखिए, मेरे पास एक एक एसेट है, इसकी वैल्यू है 1000 रुपीज, मैंने उसको 800 में सेल किया। अब जो रिमेनिंग 200 है वो मुझे डॉलर्स में तो ठीक है, मुझे एसेट की फॉर्म में कोई लॉस हुआ है मैं अपनी टैक्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन कैश की फॉर्म में मुझे कहीं नजर आ रहा है वो मुझसे जा रहा है। एसेट वाला जो जा रहा है। मैं मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 200 का, तो देखिए मुझे मेरे पास से कोई कैश आउट नहीं हुआ, ना मुझे कहीं कैश नहीं। आया है उससे रिगार्डिंग, नहीं। ठीक है। तो जो लॉस एंड नंबर टू लॉस एंड डिस्पोजल, इस तरह जिस तरह डिप्रिसिएशन होती है ना, सिर्फ आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिन पे आप अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं। बिल्कुल। अमोर्टाइजेशन करते हैं इनके ऊपर। आपके पास कुछ एग्जांपल और भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह इंक्रीज इन अलाउंसेस की मैंने बात की है। तो आप ये जितने भी नॉन कैश आइटम्स होंगे ना, जितने भी नॉन कैश आइटम्स होंगे। जी, इन नॉन कैश आइटम्स को आपने अगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने लेस किया होगा तो आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर एड बैक करना होगा। अब आपको बात समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे ये क्या हो गया। ये मुझे मुझे अभी एक दो बातें नहीं समझ आई, फिर मैंने ये सोचा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शायद तब मुझे समझ आ जाए ये बात। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। ठीक जब है। हम प्रॉफिट, आपके पास रेवेन्यू आता है,
जी रेवेन्यू आता है। अपनी कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन वो तमाम तरह एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो पता चलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ग्रॉस, हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना जो। एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं, फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह आता है। बिल्कुल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। अब इस आपने जो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टार्ट करनी होती है ना, जी उसकी स्टार्टिंग जो वर्ड होता है जहां से आपने पहली अमाउंट जिसमें ऐड या माइनस करना होता है वो होता है, आप वहां से उठाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या उठाते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स माइनस करने से पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो ला करके जहां जैसे आपके पास वहां पे टॉप ऑफ द हेड रेवेन्यू होता है ना, आप लिखते हैं रेवेन्यू, सामने उसकी अमाउंट लिखते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल और सो ऑन जाते हैं। बिल्कुल। सर आपके पास अभी कहीं हुआ हुआ नहीं है, आप वो सामने खोल के साथ साथ उसका बता देना। सर्च करना पड़ेगा आपको यार, अच्छा ये थोड़ी सी डिस्कशन कंप्लीट हो जाए तो मैं ले आता ठीक हूँ। है। ठीक। ठीक है ठीक है। इस तरह आपके पास वहां रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू जी इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। बिफोर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, जब आप ऊपर रेवेन्यू से नीचे आ रहे थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, तो आपने नॉन कैश आइटम माइनस किए होंगे। ठीक है। समझ आ रही बात, क्लिक कर रही है माइंड में? नौ जी इसी क्योंकि कैश फ्लो से अकॉर्डिंग है ना, तो नॉन कैश आइटम जो हो गया हम इनमें से लेस कर देंगे। आपने माइनस किए होंगे। हम्म, तभी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था ना, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो हमने नॉन वो जो एक्सपेंसेस और ये सब कुछ था हम लेस करके आए थे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था। एग्जैक्टली, जब आपने ये दोनों पर माइनस हम्म किए होंगे तो अब हम्म, आपने, क्योंकि हमने ये माइनस नहीं करना कहाँ पर, कैश फ्लो में। तो करके हम लोग आएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम स्टार्ट लेंगे कैश फ्लो में। हमने जब और कैश फ्लो का रूल ये है कि नॉन कैश आइटम को आप माइनस नहीं करते। ठीक है। जब कैश फ्लो को आइटम आप नॉन कैश फ्लो माइनस नहीं करते तो पहले से जो अमाउंट लिखी हुई है उसमें माइनस हुआ है तो आप एड बैक कर लेंगे। आप मतलब अब दोबारा सुनिएगा, आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है, ठीक है। और कैश फ्लो में माइनस नहीं करते इसको। हम्म तो जब हमने वो अमाउंट उठाई है जिसमें से माइनस हुई हुई है तो हम उस अमाउंट को ठीक करने के लिए और कैश फ्लो के अकॉर्डिंगली कर, वो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो उसको मतलब तो वो नॉन कैश आइटम्स को हम लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड एड बैक कर बैक कर लेंगे। लेंगे। ठीक है। क्लियर? ठीक है। ताकि वो जो माइनस, जो नॉन कैश आइटम माइनस हुए हैं ना, हम्म नेट प्रॉफिट तक आने के लिए एक्चुअली बिल्कुल। एक्चुअली जो हमने सेल की है वो उसमें से जो एक्सपेंसेस हमने आउटफ्लो किए हैं, तो बाकी जो नेट प्रॉफिट हमें तो मिलना है ना। जी मिलना है ना, कैश ही है ना वो एक तरह से, कैसी है। मिलना है ना हमें। लेकिन इस अमाउंट में वो वाले कैश भी इंक्लूड है, वो वाले अमाउंट एक्सपेंसेस भी लेस हुए हैं जो कि नॉन कैश हैं, जिन्होंने मिलना ही नहीं कभी, या ठीक है। जिन्होंने हमारे पास तक कभी जाना ही नहीं। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिन्होंने हमारे पास से एक्चुअल फॉर्म में आउटफ्लो नहीं होना और वो वहां से लेस हुए हैं, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, ये तीन से चार मैंने आपको गिनवा दिए हैं, और इसके अलावा आपके पास, अच्छा, आप एड भी जिस तरह आप माइनस कर रहे होंगे यहाँ पे, सॉरी एड बैक कर रहे होंगे, कुछ चीजें आप माइनस भी कर रहे होंगे। सर आप यहाँ पे बिल- डिप्रिसिएशन को क्या करते म- हैं, वहां पे लेस हुई होती है तो आप एड बैक करते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल ठीक। वहां पे लेस हुआ तो आप एड बैक करते हैं। अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन भी ऐसे ही। ठीक है आ गया समझ। ठीक है, इसी तरह आपके पास आ जाता है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट ऑन, डिस्पोजल। अब आपने 1000 वाली अमाउंट, एक एसेट का 1000 का आपने 1200 सेल किया, तो ये प्रॉफिट होया हमें 200 का। प्रॉफिट होगा ना आपको हम्म का। तो आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट शो किया होगा, बिल्कुल। 200 का प्रॉफिट शो किया, उसको एड किया होगा। क्या किया होगा? ऐड किया होगा। एड किया होगा। तो हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो अब इनफ्लो हो रहा है, अब इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? वो तो हमें आया है ना। तो आया है तो माइनस क्यों करेंगे?
तो इसके लिए हमारे पास, इसको लिखने के लिए हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, हम वहां जाकर 1200 लिख लेंगे ना। ठीक है, हम वहां जाकर के लिख 1200 लेंगे। लिख लेंगे, लेकिन जो हमारे पास इनिशियल फेज है जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया हुआ है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, और जो हमने प्रॉफिट वहां ऐड किया होगा हम उसको लेस कर लेंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं की तो हम जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएंगे तो वहां पे 1200 ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया इसमें 200 ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, तो आप एक्चुअली 400 ऐड कर जी, लेंगे। ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 200 ऐड है ना, ऐड है, जो हम सबसे ऊपर लेंगे प्रॉफिट तो बिफोर टैक्स में ऐड है। इन्वेस्टिंग आप जाकर के 1200 ऐड करेंगे, नहीं 1200 ऐड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे अगेन आपने 200 ऐड किया और यहाँ पे 200 ऑलरेडी ऐड है, तो आपका जो तो नेट वो डबल हो जाएगा। हो जाएगा। इसीलिए इस ठीक है। प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए जो पहले मैंने प्रॉफिट ऐड किया था वो माइनस करूंगा, ताकि मैं प्रॉपर इसकी वो इसकी क्लास में जाकर, जिस क्लास में मुझे क्लासिफाई करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, वहां जाकर मैं लिख लूँ। ठीक है, क्लियर? अगर आप इसको माइनस नहीं करते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाकर एडजस्टमेंट करते 1000 की, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आना। क्योंकि ये है भी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे ना, वो वाला टैक्स जो प्रॉफिट के बगैर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसे भी। जी जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी ठीक है। टैक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट जो कि आपके पास। अच्छा, कुछ जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास एक अच्छा यहाँ तक बात समझ आएगी, आगे चलें। ये मैं रिपीट भी करूंगा, ठीक आ है? गई, आ गई। ये क्वेश्चन जाते हुए रिपीट ठीक है। करूंगा, मैं रिपीट करूंगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हमारे पास एनिमेट कुछ वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर तीन तरह की एक्टिविटीज है ना, बिल्कुल, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मतलब डे टू डे ऑपरेशन, हम नॉर्मली अगर हम वर्किंग ठीक कैपिटल है। की बात करें तो आपकी इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेबल, कैश साइकिल जैसी। ठीक है। सबसे पहले आपके पास इन्वेंट्री आती है, फिर वो सेल होती है तो रिसीवेबल बन जाता है, सही है? ठीक है। रिसीवेबल बनता है और रिसीवेबल के बाद आपके पास कैश आता है, और जब आप ठीक है। इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो आपके पास लायबिलिटी बनती है। ठीक है। ये आपका जो अमाउंट है इसी सर्कल में, कैश सर्कल में वो सर्कुलेट कर रहा होता है, जो आपका अमाउंट है वर्किंग कैपिटल के अंदर। जो डे टू डे आप बिजनेस की ऑपरेशंस को आप कह सकते हैं, डे टू डे बिजनेस के जो ऑपरेशन होते हैं जिनको जो हम्म, फाइनेंसिंग करते हैं वो आप वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। क्लियर? अब जब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास कैश फ्लो में तीन तरह की एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हम तीन तरह की एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक नंबर है। वन इन्वेंट्री, नंबर टू रिसीवेबल, नंबर थ्री पेबल। ये ऑपरेटिंग में है ना? ऑपरेटिंग में, ठीक है? अब मैं ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूँ, फाइनेंसिंग में गया ही नहीं हूँ, बाकी फॉर्म तो हेड में गया ठीक ही है। नहीं। मैं अभी ऑपरेटिंग की ही बात कर रहा हूँ, यानी जितनी ठीक है। डिस्कशन की है ऑपरेटिंग रिलेटेड। ठीक ऑपरेटिंग है। के अंदर हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड तीन तरह की एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, तीन तरह की वर्किंग कर रहे होते ठीक हैं, है। ठीक है? यानी वर्किंग कैपिटल के अंदर इसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड, रिसीवेबल से रिलेटेड और पेबल से रिलेटेड। अब मैं अगर इसको मजीद शॉर्ट करूंगा, मैं कहता हूँ मेरे दो एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करंट एसेट रिलेटेड हैं और एक लाइबिलिटी से रिलेटेड है। हम्म। इन्वेंट्री, रिसीवेबल क्या है आपके? जो रिसीवेबल्स है हमारे, करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट है बिल्कुल। क्या है? करंट एसेट्स हैं। जो एसेट्स होंगे, जो हमारे, जो भी इसमें यानी फॉल कर टोटल रहे होंगे। टोटल एडजस्टमेंट्स आपने तीन करनी है। इन तीनों को मजीद शॉर्ट करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहता हूँ दो, एक मैंने करंट एसेट की एडजस्टमेंट करनी है और एक मैंने लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है। यानी मजीद एक मैंने करंट एसेट्स की एडजस्टमेंट करनी है और एक मैंने करंट लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट करनी है, दो ही एडजस्टमेंट्स। ठीक है। अब करंट एसेट में पहला पहली जो आइटम्स है वो इन्वेंट्री है, ठीक है? बिल्कुल। जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो तो आप अमाउंट्स पे करते हो या अमाउंट रिसीव करते हो?
जब परचेज करते हैं तो हम पे करते हैं ना। तय करते हैं ना। तो इस हम्म। तरह अगर आप 2026 के अंदर हैं या 25 के अंदर हैं, ईयर के स्टार्ट में आपके पास इन्वेंट्री की अमाउंट है वो है $100, और $100। ईयर के एंड पे आपके पास इन्वेंट्री की अमाउंट है $160। ठीक है। मतलब ईयर के अंदर आपके पास इन्वेंट्री का इंक्रीज आया है $60 से। हम्म। अब ये $60 से इंक्रीज आया है, तो इस $60 के अगेंस्ट आपके पास से कैश जाएगा ना। जाएगा। ठीक है, आपने पेमेंट की होगी, क्योंकि हमने इन्वेंट्री परचेज की है तभी तो ज्यादा हुई है ना। ज्यादा हुई है। तो हम इस ये जो इंक्रीज आया है ना, इस इंक्रीज को माइनस करेंगे। ठीक है। मेरी बात, इस इंक्रीज को हाँ, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट एसेट का जब भी इंक्रीज आएगा, यानी कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल का जब भी इंक्रीज आएगा, तो हम उसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, और अगर कम होया तो ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, ये देखें साल के ईयर के स्टार्ट में आपके पास था 200, ईयर के एंड में हम्म। आप ईयर के एंड में हो गया कितना 50। मतलब ये कि आपने 150 का सेल किया होगा ना, हम्म। तो हमारे पास पैसे आए गया हैं तो वो रिसीव हुए हैं। रीड होगा। तो अब इसको आप लिख लें कि जब भी करंट एसेट में इंक्रीज आएगा तो आप माइनस करेंगे, कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। और मैं जब लिख रही हूँ। करंट एसेट में डिक्रीज आएगा तो आप ऐड करेंगे। ठीक है, करंट एसेट हो गया। अब करंट एसेट में दो ही एडजस्टमेंट आप यहाँ पे करेंगे, एक इन्वेंट्री से रिलेटेड, दूसरी रिसीवेबल से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अब हम करंट लाइबिलिटी की बात करेंगे, तो अगर करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा, यानी करंट एसेट से ऑपोजिट हो जाएगा, करंट एसेट में लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा तो करेंगे हम जब लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा, तो लाइबिलिटी में जब इंक्रीज आएगा तो वो ऐड होगा। एड होगा। ठीक है, यानी उसकी वाइस वर्स हो जाएगा ना, जो पहले वाले ऑपोजिट। यानी देखें बिल्कुल। आपके पास लाइबिलिटी थी कितनी, पेबल था आपका $100 का,